नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 27 सितंबर 2025। पिछले 2 दिनों में मतलब 25 और 26 सितंबर को देश भर की अदालतों में काफी हलचल रही। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट्स तक कई अहम फैसले आए, कुछ टिप्पणियां भी हुई। तो आज हम इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों के मायने क्या हैं, इनका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि उसके पीछे जो कानूनी बातें हैं, जो अदालतों की सोच है, उसको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले 2 दिनों की सबसे अहम कानूनी खबरों से। हाँ, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। एक बहुत बड़ा फैसला आया है कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ। JSW स्टील और भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मतलब BPSL का अधिग्रहण मामला। जी, ये 19,700 करोड़ का सौदा था और काफी समय से इस पर नजर थी। ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट मतलब IBC के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस रहा है। तो क्या हुआ इसमें आखिर? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार JSW स्टील के अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि JSW ने जो समाधान योजना दी थी उसमें सारी जरूरी शर्तें पूरी होती हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो BPSL के पुराने प्रोमोटर थे वो लगातार इसमें अड़चन डाल रहे थे, उनकी सारी आपत्तियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये IBC प्रक्रिया के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि IBC प्रक्रिया काम कर रही है और इतने बड़े कर्ज समाधान के मामलों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। एक बड़ी सफलता है ये, कहना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट से अब जरा पर्यावरण की तरफ आते हैं। ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश आया है, दिल्ली NCR के लिए शायद। हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाजत दी है। अच्छा, बनाने की? हाँ, बनाने की, लेकिन उनकी बिक्री पर जो रोक लगी थी वो जारी रहेगी। ओ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बनाने की इजाजत पर बेचने की नहीं। बिल्कुल। इसके पीछे कोर्ट ने कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, एयर शेड। कोर्ट का कहना है कि पूरे NCR की हवा तो एक ही है ना। हाँ, सही बात है। तो कहीं भी पटाखा जलेगा, प्रदूषण फैलेगा, तो उसका असर तो सब पर पड़ेगा। इसलिए भले ही कुछ कंट्रोल के साथ बनाने दें, पर प्रदूषण रोकना है, इसलिए बिक्री पर रोक जारी रखी है। समझ गया, मतलब स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है। जी बिल्कुल, कोर्ट संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक और मामला सुप्रीम कोर्ट से ही है, 2015 का कैश फॉर वोट घोटाला। ये तो काफी पुराना केस है। हाँ, ये तेलंगाना से जुड़ा मामला है। इसमें तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ केस रद्द कर दिया था। अच्छा। तेलंगाना सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी। मतलब हाईकोर्ट का जो फैसला था वही बरकरार रहेगा। तो इसके पीछे क्या तर्क था कोर्ट का? पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो ये दिखाता है कि सबूतों का कितना महत्व है, खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में। सही है। अच्छा, एक और गंभीर मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और CBI पर काफी सख्त टिप्पणी की है। हाँ, ये वाकई बहुत गंभीर मामला है। पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और जो आरोपी पुलिस वाले थे वो कथित तौर पर फरार हैं। फरार हैं पुलिस वाले? जी, इसी पर कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की। कहा अगर ये निजी व्यक्ति होते तो 15 दिनों में गिरफ्तार हो जाते। ओह, ये तो सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे पुलिस की जवाबदेही, CBI की जांच पर और शायद सिस्टम पर ही सवाल उठाती है। कोर्ट की नाराजगी साफ थी कि वर्दी वाले आरोपी कैसे फरार रह सकते हैं। ये हिरासत में हिंसा और उसके बाद क्या होता है उस पर बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से। चलिए अब जरा चेक बाउंस के मामलों पर आते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसका असर शायद बहुत लोगों पर पड़ेगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग चेक बाउंस के मामलों में दोषी पाए जाते हैं, मतलब NI एक्ट की धारा 138 के तहत जी, वो लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट यानी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ पाने के हकदार हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? जेल नहीं होगी? देखिए, इसका मतलब ये है कि हर केस में जेल भेजना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं, तो दोषी को सजा देने के बजाय अच्छे व्यवहार की शर्त पर परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। अच्छा, मतलब एक मौका दिया जा सकता है सुधरने का। हाँ, एक तरह से ये सुधारात्मक न्याय की तरफ एक कदम है, खासकर उन अपराधों के लिए जो शायद उतने गंभीर नहीं माने जाते। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम के बोझ पर भी कोई टिप्पणी की है क्या? हाँ, ये थोड़ी अनौपचारिक सी टिप्पणी थी, लेकिन सोचने वाली है। कोर्ट ने कहा हम अब ज्यादातर वैवाहिक और जमानत याचिकाओं वाले कोर्ट बन गए हैं। अच्छा। जी,
मतलब इशारा शायद ये है कि फैमिली डिस्प्यूट्स और बेल एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा आ रही हैं कि कोर्ट का ज्यादातर वक्त इन्हीं में लग रहा है। तो क्या इससे जो बड़े संवैधानिक मामले हैं उन पर असर पड़ता होगा? ये चिंता तो हो ही सकती है। ये एक तरह से न्यायपालिका के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें दिखाता है। सही कहा। अच्छा, अब हाई कोर्ट्स की कुछ खबरें लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है जो फैमिली लॉ के नजरिए से अहम लग रहा है। अलग रह रही पत्नी के पेंशन अधिकारों पर। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अलग रह रही पत्नी और बच्चे पेंशन और दूसरे लाभ पाने के हकदार हैं, भले ही पत्नी पर कोई आरोप हो या तलाक चल रहा हो। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही पत्नी पर व्यभिचार यानी अडल्ट्री के आरोप हो या तलाक की कार्रवाई चल रही हो, जब तक वो आरोप कानूनी तौर पर साबित नहीं हो जाते, सिर्फ आरोपों के आधार पर पत्नी और बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है कि कानून बच्चों और आश्रितों के हितों को कितनी सुरक्षा देता है। ये तो वाकई जरूरी स्पष्टीकरण है। दिल्ली चलते हैं अब। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की संपत्ति का विवाद चल रहा है। इसमें क्या अपडेट है? हाँ, ये दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति का मामला है। इसमें उनकी पत्नी प्रिया कपूर एक तरफ है और करिश्मा कपूर के बच्चे भी हैं, जो शायद वसीयत को चुनौती दे रहे हैं। ओके। तो कोर्ट ने अभी कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश दिए हैं। प्रिया कपूर को संपत्ति का ब्यौरा सील्ड बंद लिफाफे में देने को कहा है और एक अहम बात ये कही है कि कोई भी पक्ष जी संपत्ति या वसीयत से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं करेगा। अच्छा, मीडिया लीक पर रोक। हाँ, ये शायद इसलिए ताकि मामले की सुनवाई पर असर न पड़े और मीडिया ट्रायल ना हो। हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर ऐसा होता है। समझ गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं। यूपीपीएससी मेंस परीक्षा पर कुछ फैसला आया है। जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा होनी है 28-29 सितंबर को। इस पर कुछ विवाद था मेरिट लिस्ट को लेकर। तो क्या परीक्षा रोक दी गई? नहीं, कोर्ट ने परीक्षा को तय समय पर कराने की इजाजत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो इस मामले में जो अपील दायर है उसके अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। तो मतलब छात्रों के लिए अभी अनिश्चितता बनी रहेगी रिजल्ट को लेकर? हाँ, फिलहाल तो यही स्थिति है। कोर्ट को दोनों पक्षों को देखना होता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही एक और खबर है जो थोड़ी अजीब है। कोर्ट के कागजों पर थूक के निशान। हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट पेपर्स पर लाल रंग के थूक के धब्बे पाए गए। अरे बाप रे! कोर्ट ने इसे घृणित और अस्वास्थ्यकर कहा और रजिस्ट्री के स्टाफ को फटकार लगाई। ये छोटी बात लग सकती है, पर ये दिखाती है कि हमारे कोर्ट के कामकाज के माहौल में मतलब सफाई और प्रोफेशनलिज्म की कितनी जरूरत है। बात तो सही है। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट से एक और बड़ी टिप्पणी आई है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर। जी हाँ, एक मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें शायद पर्सनल लॉ और क्रिमिनल लॉ में कोई टकराव की स्थिति होगी। उसी दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या अब समान नागरिक संहिता का समय नहीं आ गया है? ये तो सीधी टिप्पणी है यूसीसी पर। बिल्कुल, और ये ऐसे समय में आई है जब यूसीसी पर देश में बहस चल ही रही है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी महसूस कर रही है कि अलग अलग पर्सनल लॉज और कॉमन लॉज के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है। सही है। अब जरा न्यायपालिका के एडमिनिस्ट्रेशन और उस पर हो रही चर्चाओं पर आते हैं। संजीव सान्याल की टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ था। हाँ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं संजीव सान्याल। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि न्यायपालिका विकसित भारत के रास्ते में एक बाधा है। इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई शायद। हाँ, काफी तीखी प्रतिक्रियाएं। सीनियर एडवोकेट विकास पहावा ने इसे परेशान करने वाला बताया और पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस पर कहा कि न्यायपालिका बाधा नहीं बल्कि संविधान की रक्षक है। तो ये एक तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की बहस है। हाँ, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि ऐसी बहस हो। बस महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे की भूमिका का सम्मान हो। हमें किसी का पक्ष नहीं लेना, बस ये देखना है कि ये संवाद क्या कहता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और मामला, मीडिया की स्वतंत्रता का। पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता को अडानी समूह पर रिपोर्टिंग से रोकने वाला जो गैग ऑर्डर था उसमें कुछ राहत मिली है। हाँ, ये अहम डेवलपमेंट है। दिल्ली की एक जिला अदालत ने वो एक तरफा गैग ऑर्डर मतलब रिपोर्टिंग पर रोक का जो आदेश था उसे फिलहाल हटा दिया है। अच्छा, तो अब वो रिपोर्ट कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा है कि जब तक निचली अदालत अडानी समूह की नई अर्जी पर सुनवाई करके कोई नया आदेश नहीं देती, तब तक पिछला रोक वाला आदेश उन पर लागू नहीं होगा। तो गैग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ठीक? गैग ऑर्डर मतलब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी खास मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहने या लिखने से रोकना।
ये अक्सर मानहानि के मामलों में देखने को मिलता है। समझ गया। तो ये मामला भी कॉर्पोरेट बनाम मीडिया की आजादी का एक तरह से? जी बिल्कुल, ये काफी जटिल संतुलन होता है। अब न्यायपालिका में कुछ नियुक्तियों की भी खबर है। हाँ, ये भी जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 24 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। 24 जज, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील गरिमा प्रसाद, अवधेश चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट में भी 4 नए जज और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। तो इससे शायद पेंडिंग केस कम करने में मदद मिलेगी। उम्मीद तो यही है। जजों की कमी एक बड़ी समस्या रही है। इन नियुक्तियों से न्याय मिलने की प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए। और एक और नियुक्ति से जुड़ी खबर है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जी, केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। वो देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। उनका रोल क्या होता है? वो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। तो उनका बने रहना सरकार के लिए कानूनी मामलों में एक तरह की निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों की ये जो खबरें हमने देखी, इनसे लगता है कि अदालतें बहुत सारे अलग अलग मुद्दों से जूझ रही हैं। कॉर्पोरेट विवाद, पर्यावरण, व्यक्तिगत अधिकार, आपराधिक न्याय। हाँ, और यहाँ तक कि अपनी खुद की कार्यप्रणाली, यूसीसी जैसे बड़े संवैधानिक सवाल, मीडिया की आजादी, सब कुछ अदालतों के सामने आ रहा है। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है। क्या सवाल? यही कि जिस तेजी से हमारा समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, अर्थव्यवस्था का रूप बदल रहा है, क्या हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारे कानून, हमारी अदालतें उस रफ्तार से कदम मिला पा रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। मुझे लगता है हम सबको इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।